हाय, दिस इज़ कुशांक और इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 61 से सेक्शन 81 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को समझेंगे, जो कि पार्ट 2 है इस एक्ट का, जिसके अंदर हमें कॉन्सिलिएशन के बारे में सही से बताया गया है कि कॉन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग किस तरीके से चलती है और कॉन्सिलिएशन से रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं। इससे पहले हम आर्बिट्रेशन को सही से समझ चुके हैं, हम जिनेवा कन्वेंशन और न्यूयॉर्क कन्वेंशन को समझ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो सेक्शंस है सेक्शन 61 से सेक्शन 81 तक कवर किए गए हैं। तो हम अपने बेरेट में से इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया। तो आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम साथ में समझते जाते हैं कि बेरेट के अंदर क्या लैंग्वेज दी गई है और इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम सेक्शन 61 को देखें तो सेक्शन 61 हम इसके एप्लीकेशन एंड स्कोप के बारे में बताता है कि जो पार्ट है कंसिलिएशन का, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये कोई भी जो डिस्प्यूट अराइज होंगे, जो व्यक्ति के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप है, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो उनके ऊपर कॉन्सिलिएशन वाला पार्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर किसी लॉ के अंदर मना कर रखा होगा तो फिर उसके ऊपर ये पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा कॉन्सिलिएशन के वाला। अभी जो लीगल रिलेशनशिप है ये किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल रिलेशनशिप है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो उसके अंदर अगर कोई भी प्रोसीडिंग करनी है तो उसके ऊपर हम कॉन्सिलिएशन एप्लीकेबल कर सकते हैं। This part shall not apply where by the virtue of any law for the time being in force certain dispute may not be submitted to conciliation। अगर किसी लॉ के अंदर मना कर रखा है जो कि फोर्स के अंदर है लॉ, तो कि भाई ये जो डिस्प्यूट्स हैं, इस टाइप के जो डिस्प्यूट्स हैं ये कंसिलिएशन के अंदर सबमिट नहीं हो सकते, तो फिर ऐसे जो डिस्प्यूट्स होंगे उसके लिए हम कंसिलिएशन के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो सेक्शन 61 के अंदर हमें सिर्फ इतना ही बताया गया कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा और इसका क्या स्कोप है। फिर अगर हम आए सेक्शन 62 के ऊपर तो ये हमें बताता है कि किस तरीके से जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट होती है, उसका कमिटमेंट किस तरीके से होता है। तो सेक्शन 62 के अंदर बोलता है कि दिस पार्ट द पार्टी इनिशिएटिंग कंसिलिएशन शैल सेंड द अदर पार्टी अ रिटर्न इन्विटेशन टू कंसिलिएट अंडर दिस पार्ट। कि अगर कोई पार्टी जो कि कंसिलिएशन करना चाहती है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी दूसरी पार्टी है उसके अंदर उसको एक रिटर्न इनविटेशन भेजना पड़ेगा कि मैं इस डिस्प्यूट के अंदर कंसिलिएशन करना चाहता हूँ, ब्रीफली आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। और उस जो इनविटेशन भेजा जाएगा उसके अंदर ब्रीफली आइडेंटिफाई किया जाएगा, ब्रीफली बताया जाएगा कि किस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग ये कंसिलिएशन होगी। फिर इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स शैल कमेंस व्हेन द अदर पार्टी एक्सेप्ट इन राइटिंग द इनविटेशन टू कंसिलिएट। और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग तभी स्टार्ट होंगी जब जो दूसरी पार्टी जिसको इनविटेशन भेजा गया है राइटिंग के अंदर, वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है राइटिंग के अंदर ही। जो मतलब जो इसको इनविटेशन भेजा गया, जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तभी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। और अगर सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर दूसरी पार्टी ने इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया तो फिर कोई भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग उस केस के अंदर नहीं होगी। सबसेक्शन 4 बोलता है कि इफ द पार्टी इनवाइटिंग द कंसिलिएशन डज नॉट रिसीव अ रिप्लाई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सेंड्स द इनविटेशन। कि भाई जिस पार्टी ने जो इनविटेशन भेजा था कंसिलिएशन के लिए, अगर उसको विद इन 30 डेज उसका रिप्लाई नहीं आता उस इनविटेशन का, या फिर जो टाइम उसने बताया उसके अंदर जो अपनी रिटर्न इन्विटेशन थी उस उतने टाइम के अंदर उसका रिप्लाई नहीं आता, तो ही में इलेक्ट टू ट्रीट दिस एज ए रिजेक्शन ऑफ द इनविटेशन टू कंसिलिएट। तो वो उसको ऐसा चूज़ कर सकता है कि ये जो मैंने इनविटेशन भेजा था वो इनविटेशन दूसरी पार्टी ने रिजेक्ट कर लिया। और अगर वो ऐसा इलेक्ट करता है, ही शैल इन्फॉर्म इन राइटिंग द अदर पार्टी अकॉर्डिंगली। तो वो दूसरी पार्टी को इस बारे में इन्फॉर्म कर देगा कि आपने इस कंसिलिएशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो सेक्शन 62 के अंदर हमें ये बताया गया कि किस तरीके से जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होती है। फिर सेक्शन 63 के ऊपर आएँ तो वो नंबर ऑफ़ कंसिलिएटर्स के बारे में बताता है कि अगर कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग होती है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ कंसिलिएटर्स होंगे। तो देयर शैल बी वन कंसिलिएटर, की शैल बी मतलब एक कंसिलिएटर होगा, ज़रूरी एक कंसिलिएटर होगा, जब तक कि अनलेस द पार्टीज एग्री दैट देयर शैल बी 2 और 3 कंसिलिएटर। जब तक कि पार्टी इस बात से एग्री नहीं होती कि 2 या फिर 3 कंसिलिएटर्स होने चाहिए। अगर वेयर देर इज़ मोर देन वन कंसिलिएटर दे ऑट एज जनरल रूल टू एक्ट जॉइंटली। तो फिर वो किस तरीके से बिहेव करेंगे या फिर किस तरीके से कंसिलिएट करेंगे, जॉइंटली करेंगे। किसी भी तरीके से उनको जो काम करना है वो जॉइंटली करना है एज अ जनरल रूल।
फिर अगर हम आए सेक्शन 64 के ऊपर, ये हमें बताता है कि किस तरीके से जो कंसिलिएटर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर किस तरीके से होता है। तो इसका जो सबसेक्शन 1 है वो हमें बोलता है कि अगर हम सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए चलें तो सबसे पहली चीज़ क्या बताता है कि इन अ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग विद वन कंसिलिएटर द पार्टीज में एग्री ऑन द नेम ऑफ द सोल कंसिलिएटर, कि अगर वो पार्टीज जो हैं अगर एक कंसिलिएटर अपॉइंट कर रहे हैं उस कॉन्सिलिएशन के अंदर, तो फिर जो पार्टीज जिस भी कॉन्सिलिएटर के नाम से एग्री होंगी उस कंसिलिएटर को अपॉइंट कर लिया जाएगा सोल कंसिलिएटर। और अगर प्रोसीडिंग के अंदर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के अंदर वो दो कंसिलिएटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो ऐसे केस के अंदर दोनों पार्टीज अपनी तरफ से एक एक कंसिलिएटर को अपॉइंट कर सकती है। फिर आगे बताता है कि इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग विथ 3 कंसिलिएटर, अगर मान लीजिए कि वे 3 कंसिलिएटर की प्रोसीडिंग करने चाहते हैं, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग वो 3 कंसिलिएटर्स के साथ करना चाहते हैं, तो ईच पार्टी में अपॉइंट 1 कंसिलिएटर, तो हर एक जो पार्टी है वो दोनों एक एक कंसिलिएटर अपॉइंट करेगी, और एंड द पार्टीज में एग्री ऑन द नेम ऑफ द थर्ड कंसिलिएटर, और जो पार्टीज हैं वो क्या करेंगी, जो तीसरा कंसिलिएटर है उसके नाम के लिए आपस में एग्री होंगी। हु शेल एक्ट एज प्रिसाइडिंग कंसिलिएटर, जो कि प्रिसाइडिंग कंसिलिएटर की तरह एक्ट करेगा। जैसे हमने आर्बिट्रेशन के अंदर देखा था कि जो तीसरा आर्बिट्रेटर होता है वो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर होता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा वो क्या होगा, प्रिसाइडिंग कंसिलिएटर होगा। अब जो जिस सेक्शन को हमें ध्यान में रखना था, सब सेक्शन 2 को, जब हमने अभी सब सेक्शन 1 पढ़ा, इसके अंदर क्या बताता है कि पार्टीज़ में एनलिस्ट द असिस्टेंस ऑफ अ सूटेबल इंस्टीट्यूशन, कि जो पार्टीज़ हैं वो सूटेबल इंस्टीट्यूशंस या फिर पर्सन का हेल्प ले सकती हैं, असिस्टेंस ले सकती हैं अपने कंसिलिएटर को अपॉइंट करने के लिए। जैसे कि इसके अंदर सब क्लॉज ए बोलता है कि आप पार्टी में इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एन इंस्टीट्यूशन और पर्सन टू रिकमेंड द नेम ऑफ द सूटेबल इंडिविजुअल टू एक्ट एज कंसिलिएटर, तो जो पार्टी है उस इंस्टीट्यूशन से रिकमेंडेशन ले सकती है या फिर उस पर्सन से रिकमेंडेशन ले सकती है अपने कंसिलिएटर को अपॉइंट करने के लिए। तो वो जो इंस्टीट्यूशन या जो पर्सन जिससे भी रिकमेंडेशन मांगी है वो किसी पर्सन को रिकमेंड करेगा, कि कोई एक नाम उनको देगा कि आप इनको कंसिलिएटर अपॉइंट कर लो। फिर इसका क्लॉज बी बोलता है द पार्टीज में एग्री दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ वन और नंबर कंसिलिएटर्स बी मेड डायरेक्टली बाय सच इंस्टीट्यूशंस और पर्सन्स, की जो पार्टीज़ हैं वो इस बात से एग्री हो सकती है कि जो उसके अंदर कंसिलिएटर्स को अपॉइंट करना है वो उन जो इंस्टीट्यूशन या फिर जो पर्सन है उनके द्वारा डायरेक्टली भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोविजियो देता है कि प्रोवाइडेड दैट इन रिकमेंडिंग और अपॉइंटिंग इंडिविजुअल टू एक्ट एज कंसिलिएटर द इंस्टीट्यूशन और पर्सन शैल हैव रिगार्ड टू सच कंसिडरेशन एज आर लाइकली टू सिक्योर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल कंसिलिएटर, कि जब जो इंस्टीट्यूशन या फिर जो पर्सन पार्टी की हेल्प कर रहा है कंसिलिएटर को अपॉइंट करने में, वो इस बात को ध्यान रखेगा कि जो भी कंसिलिएटर अपॉइंट हो रहा है वो जो कंसिलिएटर है वो इंडिपेंडेंट हो और इम्पार्शियल हो, किसी के भी फेवर के अंदर वो किसी के फेवर के अंदर काम ना करे, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करे और इम्पार्शियली करे। And with respect to sole or third conciliator shall take into account the advisability of appointing a conciliator of a nationality other than the nationalities of the parties, और अगर वो conciliator अपॉइंट कर रहा है सिंगल या फिर थर्ड जो भी conciliator अपॉइंट कर रहा है, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखे कि वो जो conciliator है वो उस कंट्री का ना हो, उसकी नेशनैलिटी वो ना हो जिस कंट्री से या जिस कंट्री के नेशनल्स वो पार्टीज़ हैं। मतलब कि अगर वो पार्टी किसी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करती हैं तो उस कंट्री से वो कंसिलिएटर ना हो, इस चीज़ को भी वो जो इंस्टीट्यूशन या पर्सन को ध्यान में रखना चाहिए जब वो कंसिलिएटर को अपॉइंट कर रही है। तो सेक्शन 64 के अंदर हमें यही बताया गया। फिर हमें सेक्शन 65 के अंदर बताया जाता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू कंसिलिएटर, कि अब जब हमने कंसिलिएटर को अपॉइंट कर लिया और उसके सामने जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो जो पार्टीज़ हैं उनको अपनी स्टेटमेंट कंसिलिएटर के सामने सबमिट करनी होगी। किस तरीके से, तो इसको हम रीड करते हैं। बोलता है द कंसिलिएटर अपॉन हिज अपॉइंटमेंट, कि अब जब कंसिलिएटर को अपॉइंट कर लिया गया, अब कंसिलिएटर क्या करेगा कि जो पार्टीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि अब आपने मेरे को अपॉइंट कर लिया है, अब आप क्या करिए कि जो भी आपकी डिस्प्यूट हैं उसके रिगार्डिंग अपनी तरफ से मुझे अपनी बात बताइए, जिसको हम रिटर्न स्टेटमेंट बोलेंगे। तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि दोनों पार्टीज से कि आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट मुझे दीजिए जिसके अंदर आप जो भी आपका डिस्प्यूट है और पॉइंट्स हैं इश्यूज़ के रिगार्डिंग, जो भी आपके बीच में इशू है उसको मेरे पास सबमिट कीजिए।
तो इसको जो पार्टीज़ हैं, जो दोनों पार्टीज़ हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, ईच पार्टी शेल सेंड अ कॉपी ऑफ सच स्टेटमेंट टू द अदर पार्टी। और साथ ही साथ वो जब कंसिलिएटर को उसकी कॉपी देंगे, जो रिटर्न स्टेटमेंट देंगे, उसकी एक कॉपी दूसरी पार्टी को भी सप्लाई करेंगे, दूसरी पार्टी को भी देंगे। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि द कंसिलिएटर में रिक्वेस्ट ईच पार्टी टू सबमिट टू हिम फर्दर रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज पोजीशन मिड द फैक्ट्स एंड अराउंड इन ग्राउंड्स इन सपोर्ट देयर ऑफ। कि जो कंसिलिएटर है वो पार्टीज से दोबारा रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो और रिटर्न स्टेटमेंट दे, जिससे कि उसको फैक्ट्स और ग्राउंड्स जो हैं या फिर उसके सपोर्टिंग जो भी ग्राउंड्स है वो उसको समझ आए कंसिलिएटर को अच्छे से। सप्लीमेंटेड बाय एनी डॉक्यूमेंट्स, और अगर साथ में किसी डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत है जो उनकी रिटर्न स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे तो वो भी साथ में दिए जाएं। एंड अदर एविडेंस दैट सच पार्टी डीम्स अप्रोप्रिएट, और साथ ही साथ अगर और कोई एविडेंसेस जो कि पार्टीज़ को ठीक लगते हैं कि ये भी दिए जाने चाहिए, तो वो एविडेंसेस भी पार्टीज़ के द्वारा कंसिलिएटर को दिए जाएंगे। द पार्टी शेल सेंड कॉपी ऑफ सच स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एविडेंस टू द अदर पार्टी। तो अगर ऐसे कोई भी जब रिटर्न स्टेटमेंट ली जाएगी या फिर कोई भी स्टेटमेंट दी जाएगी या कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे या फिर कोई भी एविडेंसेस दिए जाएंगे, तो उसकी एक कॉपी दूसरी पार्टी को भी सप्लाई की जाएगी। फिर इसका सबसेक्शन 3 बोलता है कि एट एनी स्टेज ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, कि किसी भी स्टेज के ऊपर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के दौरान द कंसिलिएटर में रिक्वेस्ट अ पार्टी टू सबमिट टू हिम सच एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि किसी भी दौरान जब अगर कंसिलिएटर को ये लगता है कि मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो पार्टी से रिक्वेस्ट कर सकता है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है, कि आप मेरे को ये फर्दर इन्फॉर्मेशन दीजिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर बोलता है कि इन दिस सेक्शन एंड ऑल द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस पार्ट द टर्म कंसिलिएटर अप्लाई टू सोल कंसिलिएटर, 2 और 3 कंसिलिएटर एज द केस में भी। तो जब भी वर्ड जहाँ पे भी कंसिलिएटर यूज़ हो रहा है, तो जो भी आपके जिस भी कंसिलिएटर ट्रिब्यूनल के पास, मतलब जिस भी कंसिलिएशन के अंदर आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप सोल कंसिलिएटर के साथ चल रहे हो तो सोल कंसिलिएटर माना जाएगा यहाँ पे। अगर आपके 2 कंसिलिएटर हैं तो वो 2 कंसिलिएटर मान जाएंगे, और अगर 3 कंसिलिएटर है तो वो 3 कंसिलिएटर्स माने जाएंगे। फिर अगर हम आए सेक्शन 66 के ऊपर, वो हमें बताता है कि जो कंसिलिएटर होता है वो बाउंड नहीं होता 2 एक्ट से, एक तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो कंसिलिएटर है उसको ये ज़रूरी नहीं है कि वो सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करे अपनी प्रोसीडिंग के दौरान, वो प्रोसीडिंग अपने खुद के रूल्स के हिसाब से चला सकता है। तो उसके लिए सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। फिर सेक्शन 67 के ऊपर आते हैं, जो रोल ऑफ कंसिलिएटर के बारे में बताता है कि जो कंसिलिएटर है उसका रोल क्या होता है, वो क्या रोल अदा करता है अपना कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के दौरान। तो इसके सबसेक्शन 1 के अंदर बताता है कि सबसे पहले तो जो कंसिलिएटर शेल असिस्ट द पार्टीज इन एन इंडिपेंडेंट एंड impartial manner in their attempt to reach an amicable settlement of their dispute। तो कंसिलिएटर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो पार्टीज़ को असिस्ट करता है, उसका काम पार्टीज़ को असिस्ट करना होता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक एमिकेबल सेटलमेंट के ऊपर पहुँचे, मतलब एक फ्रेंडली सेटलमेंट के ऊपर पहुँचे जिसके रिगार्डिंग उनके बीच में डिस्प्यूट है। और ऐसा करते वक्त जो कंसिलिएटर होता है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखता है, वो किसी भी पार्टी से बाइंड नहीं होता, और वो इम्पार्शियल होता है, ये नहीं कि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बीच में काम करता है। तो जो कंसिलिएटर का सबसे मेन रोल क्या होता है कि वो पार्टीज़ को असिस्ट करता है किस चीज़ के अंदर, एक एमिकेबल सेटलमेंट के लिए पहुंचने के अंदर जिसके भी रिगार्डिंग उनके बीच में डिस्प्यूट होता है। और ऐसा करते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रखता है। फिर इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि द कंसिलिएटर शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अब जब ये असिस्टेंस कंसिलिएटर दे रहा होगा पार्टीज़ को, तो ऐसा करते हुए जो कंसिलिएटर है वो अपने आप को क्या रखेगा, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, फेयरनेस रखेगा, जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, giving consideration to among other things the rights and obligation of the parties, the usage of the trade concern and the circumstances surrounding the dispute including any previous business practices between the parties। तो इन सब चीज़ों को भी वो ध्यान में रखेगा कि क्या circumstances exist करते हैं या फिर जो parties थी उनके बीच में क्या previous business था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी assistance की सर्विस उन parties को देगा। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है कि द कंसिलिएटर में कंडक्ट द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग इन सच अ मैनर एज ही कंसीडर अप्रोप्रिएट। तो जो उसकी प्रोसीडिंग है कंसिलिएशन की, जो भी कंसिलिएटर को ठीक लगती है वो उसी हिसाब से करेगा, उसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा
टेकिंग इनटू अकाउंट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं उस केस के कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में इस तरीके से प्रोसीडिंग को करना चाहिए, तो वो उसी तरीके से उन प्रोसीडिंग को करेगा। द विशेज the parties may express, including any request of the party, that the conciliator hear oral statements by a oral statement and the need for the speedy settlement of the dispute। अगर उसको लगता है कि पार्टीज़ की रिक्वेस्ट पे कि जो कंसिलिएटर है उसको ओरल स्टेटमेंट सुन लेनी चाहिए, तो फिर अगर उसको लगता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, इस जो डिस्प्यूट है इसको स्पीडी सेटलमेंट करना है, तो फिर वो उसके ओरल स्टेटमेंट्स भी ले सकता है, ना कि उनकी रिटर्न स्टेटमेंट लेने के बजाय। फिर इसके सबसेक्शन 4 के अंदर बोलता है कि जो तो कंसिलिएटर में एट एनी स्टेज ऑफ दिस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग मेक प्रपोजल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। तो इस जो जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही होगी, उस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के दौरान अगर कहीं पे भी कंसिलिएटर को ठीक लगेगा तो वो उन पार्टीज़ के सामने सेटलमेंट का प्रपोजल कर सकता है कि मुझे ये सेटलमेंट ठीक लग रही है, अगर आप इसको करते हो तो ये दोनों के फेवर के अंदर आएगी। तो ऐसे प्रपोजल्स वो प्रोसीडिंग के दौरान कर सकता है। सच प्रपोजल नीड नॉट टू बी इन राइटिंग, और वो प्रपोजल ज़रूरी नहीं है कि वो राइटिंग में लिख के ही दे उनको, वो ऑरली भी उनसे पूछ सकता है। and need not to be accompanied by the statement of the message thereof कि उनके साथ जरूरी नहीं है कि जो भी उनकी स्टेटमेंट है वो भी लगाई जाए। तो सेक्शन 67 के अंदर हमें ये बताया गया। फिर बताता है सेक्शन 68 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के बारे में कि अगर जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है उसको कंडक्ट करने के लिए अगर किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है वो भी ली जा सकती है उस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के दौरान। तो क्या लिखता है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, कि किसी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए द पार्टीज़ और द कंसिलिएटर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, की या तो पार्टीज़ खुद या फिर जो कंसिलिएटर है वो पार्टीज़ की कंसेंट के बाद में अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस बाय अ सूटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन, कि वो किसी सूटेबल पर्सन या फिर किसी सूटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस ले सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मतलब कि अगर जो प्रोसीडिंग है उसको करते वक्त अगर किसी भी तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प चाहिए कि प्रोसीडिंग किस तरीके से हो या कोई भी चीज़ किस तरीके से हो, तो वो किसी सूटेबल इंस्टीट्यूशन जिसकी भी ज़रूरत है या फिर किसी भी पर्सन जिसकी भी ज़रूरत है उसकी हेल्प ले सकता है। मान लीजिए कि जैसे अगर कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के दौरान किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है तो उसकी फिर वो असिस्टेंस ले सकता है। ऐसी किसी और पर्सन की ज़रूरत है, किसी और पर्सन की असिस्टेंस है तो वो ले सकता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 69 के ऊपर, कम्युनिकेशन बिटवीन द कंसिलिएटर एंड द पार्टीज़, की जो पार्टीज़ और कंसिलिएटर हैं उनके बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन होगी। तो सेक्शन 69 के अंदर बताता है, क्या बोलता है कि द कंसिलिएटर में इनवाइट द पार्टीज़ टू मीट हिम और मे कम्युनिकेट विद देम ओरली और इन राइटिंग। तो जो कंसिलिएटर है अगर उसको पार्टीज़ से मिलना है तो उनको मिलने के लिए बुला सकता है, और जो उनके बीच में कम्युनिकेशन होगी वो ओरली भी हो सकती है और राइटिंग के अंदर भी हो सकती है। ही मे मीट और कम्युनिकेट विद द पार्टीज टुगेदर और विद ईच ऑफ देम सेपरेटली, और वो जो उनके साथ मीटिंग करेगा या फिर जो भी कम्युनिकेशन करेगा वो एक साथ बैठ के भी कर सकता है कि दोनों पार्टी साथ में बैठी हुई होंगी, या फिर सेपरेटली भी कर सकता है कि एक बार एक पार्टी से मिलेगा फिर दूसरी बार दूसरी पार्टी से मिलेगा, दोनों को एक साथ नहीं मिलेगा, ऐसा भी वो कर सकता है। इसके सबसेक्शन 2 के अंदर बोलता है अनलेस द पार्टीज हैव एग्रीड अपॉन द प्लेस वेयर द मीटिंग विद द कंसिलिएटर आर टू बी हेल्ड, कि अगर जो प्लेस है कि किस जगह पे वो मीटिंग होगी उनकी, अगर वो पार्टीज़ ने डिटरमाइन नहीं कर रखा तो ऐसे केस के अंदर सच प्लेस शैल बी डिटरमाइन बाय द कंसिलिएटर। तो कंसिलिएटर खुद डिसाइड करेगा कि किस जगह पे वो लोग मिलेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद द पार्टीज़। लेकिन जब वो एक प्लेस को डिटरमाइन कर रहा होगा तो उसके लिए वो पार्टीज़ की कंसल्टेशन जरूर ले लेगा। हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेज ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, कि भाई जैसे भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के सर्कमस्टांसेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो उस जगह को डिटरमाइन करेगा कि किस जगह पे उनकी मीटिंग करनी है। फिर अगर हम आए सेक्शन 70 के ऊपर तो वो हमें डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि व्हेन द कंसिलिएटर रिसीव्स द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द डिस्प्यूट फ्रॉम द पार्टी, की अगर कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कंसिलिएटर को, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्क्लोज करेगा। ही शेल डिस्क्लोज द सब्सटेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टू द अदर पार्टी इन ऑर्डर दैट द अदर पार्टी मे हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट एनी एक्सप्लेनेशन विद विच ही कंसीडर्स एप्रोप्रिएट, कि वो दूसरी पार्टी के सामने जाकर डिस्क्लोज करेगा ताकि जो दूसरी पार्टी है वो उसके रिगार्डिंग अपनी बात को, अपनी एक्सप्लेनेशन को रख सके। लेकिन
व्हेन अ पार्टी गिव्स एनी इन्फॉर्मेशन टू द कंसिलिएटर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशन, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस कंसिलिएटर को, उसके ऊपर स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी जाती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस पार्टी के द्वारा या मेरे द्वारा, उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो ऐसे केस के अंदर जो कंसिलिएटर होता है फिर वो उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा दूसरी पार्टी के सामने। फिर सेक्शन 71 के अंदर बोलता है कॉपरेशन ऑफ द पार्टीज विद द कंसिलिएटर, की जो कंसिलिएटर के साथ जो पार्टीज होंगी वो कंसिलिएटर के साथ कॉपरेट करेंगी। द पार्टीज शैल इन गुड फेथ कॉपरेट विद द कंसिलिएटर, की वो गुड फेथ के अंदर उसके साथ कॉपरेट करेंगी, वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगी। एंड इन पर्टिकुलर शेल इंडिवियर टू कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट बाय द कंसिलिएटर, और पूरी कोशिश करेंगे कि अगर कोई रिक्वेस्ट की गई है कंसिलिएटर के द्वारा तो उसको वो पूरा करें। टू सबमिट रिटर्न मटेरियल्स, प्रोवाइड एविडेंस एंड अटेंड मीटिंग्स, ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट की गई है जिसके अंदर कंसिलिएटर ने कोई रिटर्न मटेरियल मांगा है, कोई भी एविडेंसेस मांगे है, कोई भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए बोला है, तो उसको वो अपनी पूरी कोशिश से कंप्लाई करने की कोशिश करें। फिर सेक्शन 72 के ऊपर आए तो सजेशंस बाय पार्टीज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, की जो पार्टीज हैं वो अपनी सजेशंस दे सकती हैं डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, कि ईच पार्टी में ऑन इज ओन इनिशिएट और एट द इन्विटेशन ऑफ द कंसिलिएटर, या तो खुद ही जो पार्टीज हैं या फिर जब कंसिलिएटर ने उनको इनवाइट किया इस चीज़ के लिए, सबमिट टू द कंसिलिएटर सजेशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, की वो डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए अपनी सजेशंस दे सकते हैं कंसिलिएटर को। या तो कंसिलिएटर खुद बोलेगा उनको कि आप आइए और अपना सजेशन दे दिए कि आपको क्या ठीक लगता है इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, या फिर कहीं पे भी पार्टीज़ को ठीक लगता है कि हमें ये सेटलमेंट करना है, तो जो पार्टीज़ हैं वो अपनी सेटलमेंट सबमिट कर सकती है कंसिलिएटर के पास। फिर आते हैं हम सेक्शन 73 के ऊपर, जो कि सेटलमेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करता है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो इसके अंदर क्या बताता है कि जब भी it appears to the conciliator that there exists element of settlement, कि कब जब भी जो कंसिलिएटर है उसको ये लगता है कि ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो सेटलमेंट कर दे उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, जो कि दोनों पार्टीज़ के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा, तो वो क्या करेगा, ऐसे सेटलमेंट को फॉर्मुलेट करेगा, जो भी पॉसिबल सेटलमेंट होगा उसको फॉर्मुलेट करेगा उसके टर्म्स को, और पार्टीज़ के सामने रख देगा उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए, उनको दिखाएगा कि मुझे ये सेटलमेंट ठीक लग रहा है, तो आप देखिए अगर आपको ये सेटलमेंट ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर जब वो उनको देगा उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए, उसके बाद अब वो आगे जो भी चीज़ बताएंगे उसको ध्यान में रखते हुए वो सेटलमेंट के अंदर चीज़ें देखेगा, जैसे कि आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पार्टीज द कंसिलिएटर मे रीफॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ अ पॉसिबल सेटलमेंट। तो अब जो भी वो ऑब्जर्वेशंस देंगे उनको देखने के बाद वो उसको रीफॉर्मुलेट कर सकता है, उनको दोबारा से चेंज कर सकता है, जो भी ऑब्जर्वेशंस उन पार्टी के द्वारा दी गई हैं उनको देखते हुए। फिर अगर सब सेक्शन 2 बोलता है सेक्शन 73 का, इफ द पार्टीज रीच एग्रीमेंट ऑन अ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, कि अगर पार्टीज ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच जाती है जिसके अंदर डिस्प्यूट का सेटलमेंट होता है, दे में ड्रॉ अप एंड साइन अ रिटन स्टेटमेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो क्या कर सकते हैं कि वो जो उनके बीच में जो भी उनको सेटलमेंट ठीक लग रहा है उसको रिटन फॉर्म के अंदर बना के उसको साइन कर सकते हैं। इफ रिक्वेस्टेड बाय द पार्टीज द कंसिलिएटर में ड्रॉ अप और असिस्ट द पार्टीज इन ड्राइंग अप द सेटलमेंट एग्रीमेंट, और अगर पार्टीज के द्वारा ऐसी रिक्वेस्ट की जाती है तो जो कंसिलिएटर है वो भी उनकी हेल्प कर सकता है पार्टीज की उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को ड्रॉ अप करने में। When the parties sign the settlement agreement, अब जब पार्टीज उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को साइन करेंगी तो इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, अब वो क्या हो जाएगा, पार्टीज के ऊपर फाइनल और बाइंडिंग हो जाएगा जो भी उन्होंने उसके अंदर बोला है। द कंसिलिएटर शैल ऑथेंटिकेट द सेटलमेंट एग्रीमेंट एंड फर्निश अ कॉपी देयरऑफ टू ईच ऑफ द पार्टीज, अब जो कंसिलिएटर है वो उसको ऑथेंटिकेट कर देगा कि मेरे सामने ये इन्होंने अपनी बीच की सेटलमेंट की है, और उसकी कॉपी दोनों पार्टीज को सप्लाई कर देगा। अब जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है सेटलमेंट एग्रीमेंट, उसका क्या स्टेटस होगा या फिर उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सेक्शन 74 के अंदर बताया गया। तो उन्होंने जो भी सेटलमेंट एग्रीमेंट किया है उसका सेम स्टेटस और सेम इफेक्ट होगा जो एक आर्बिट्रल अवार्ड का होता है। टर्म्स और द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट रेंडर्ड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 30, जो सेक्शन 30 के अंदर बताया गया है, मतलब कि आर्बिट्रल अवार्ड की क्या स्टेटस और क्या इफेक्ट होता है वो सेम उसकी तरह होता है जैसे कोर्ट का डिक्री होती है। तो जिस तरीके से कोर्ट की डिक्री इन्फोर्सेबल होती है उसी तरीके से अवार्ड भी, आर्बिट्रल अवार्ड भी इन्फोर्सेबल होता है। तो अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट जो कंसिलिएशन के हिसाब से हुआ वो अगर आर्बिट्रल के इक्वल है तो फिर वो भी जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है वो भी किसके इक्वल होगा, कोर्ट की डिक्री के तरह एप्लीकेबल होगा और उसको डिक्री की तरह ही एग्जीक्यूट करवाया जाएगा।
फिर इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात बताता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स द कंसिलिएटर एंड द पार्टी शेल कीप कॉन्फिडेंशियल ऑल मैटर्स, कि जो पार्टीज हैं और जो कंसिलिएटर हैं वो सभी मैटर्स को जो कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के से रिलेटेड थे उनको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, वो किसी को बताएगा नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी शेल एक्सटेंड ऑल्सो टू द सेटलमेंट एग्रीमेंट, और जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखेगा, वो भी किसी को नहीं बताएगा। एक्सेप्ट वेयर इट्स डिस्क्लोजर इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट, सिर्फ तभी बताया जाएगा वो उनके बीच का एग्रीमेंट जब उसको इम्प्लीमेंट करना होगा या फिर उसको एनफोर्स करना होगा, तो तभी उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। अदरवाइज जो उनके बीच का सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। फिर सेक्शन 76 आता है जो कि टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के बारे में बताता है कि कब जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग होती है वो कब टर्मिनेट होती है? पहली, बाय द साइनिंग ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट बाय द पार्टीज ऑन द डेट ऑफ द एग्रीमेंट, तो जब भी उनके बीच में सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ, उन पार्टीज ने उसको साइन किया, तो जिस भी दिन उसको साइन किया उस एग्रीमेंट को, उस दिन वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी। या फिर बाय अ रिटन डिक्लेरेशन दैट द कंसिलिएटर आफ्टर कंसल्टेशन विद द पार्टीज टू द इफेक्ट दैट द फर्दर एफर्ट्स ऑफ कंसिलिएशन आर नो लॉन्गर जस्टिफाइज ऑन द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन, की जो कंसिलिएटर है वो इस चीज़ को डिक्लेयर करे, एक रिटन डिक्लेरेशन दे कि अब जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आगे प्रोसीडिंग चलने के ऊपर, तो फिर उस दिन से वो जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है वो एंड हो जाएगी। फिर क्लॉज सी बोलता है इसका कि बाय रिटन डिक्लेरेशन टू द पार्टीज एड्रेस टू द कंसिलिएटर टू द इफेक्ट दैट द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग आर टर्मिनेटेड ऑन द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन। क्लॉज बी में तो जो कंसिलिएटर है वो खुद अपनी डिक्लेरेशन दे रहा है कि अब इस कंसिलिएशन का इस कंसिलिएशन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अब जो क्लॉज सी है उसके अंदर जो पार्टीज़ हैं वो कंसिलिएटर को ये रिटन डिक्लेरेशन देती है कि जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है इसको बंद कर दिया जाए, इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। तो जिस दिन भी वो डिक्लेरेशन दी जाती है उस दिन से उस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग को टर्मिनेट मान लिया जाता है। फिर क्लॉज डी बोलता है कि बाय अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ पार्टी टू द अदर पार्टी एंड कंसिलिएटर, या फिर जो डिक्लेरेशन दे दी जाए किसी एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी और कंसिलिएटर को, if appointed to effect that the conciliation proceeding am terminated and the date of the declaration, तो जिस दिन भी वो डिक्लेरेशन की जाएगी उस दिन से उस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग को टर्मिनेटेड मान लिया जाएगा। तो ये हमें टर्मिनेशन के बारे में बताएगा कि किस तरीके से जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। फिर सेक्शन 77 हमें ये बताता है रिसोर्ट टू आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। क्या लिखता है इसके अंदर सेक्शन 77 के अंदर कि द पार्टी शेल नॉट इनिशिएट ड्यूरिंग द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, कि जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही होगी उस दौरान जो पार्टीज़ हैं वो इस चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे किसी भी आर्बिट्रल या फिर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग की, उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस डिस्प्यूट के अंदर उसके रिगार्डिंग कोई भी आर्बिट्रल या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं करेंगे जिस वक्त कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही होगी। एक्सेप्ट, लेकिन कब कर सकते हैं, दैट अ पार्टी मे इनिशिएट आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग वेयर इन हिज ओपिनियन सच प्रोसीडिंग आर नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग हिज राइट्स, की उसकी नज़रों के अंदर उसके हिसाब से उसके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए वो आर्बिट्रल या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग करना ज़रूरी हो जाता है किसी भी पार्टी की नज़रों में, तो फिर वो उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो किसी भी जुडिशियल या फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को इनिशिएट नहीं करेंगे। फिर आते हैं सेक्शन 78 के ऊपर जो कि कॉस्ट के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जो है ये जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग करी उसकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट कौन पे करेगा। तो जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट होगी, जब ख़त्म होगी, तो उस वक्त जो कंसिलिएटर होगा वो बताएगा कि इसकी कितनी कॉस्ट है, उसको वो रिटर्न के अंदर पार्टीज़ को सेंड कर देगा, रिटर्न नोटिस भेजेगा कि इस कंसिलिएशन को करने के अंदर ये कॉस्ट आई। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 कॉस्ट मीन्स रीजनेबल कॉस्ट रिलेटिंग टू, और ये जो कॉस्ट होगी वो रीजनेबल कॉस्ट होगी। अब वो किस किस चीज़ को इंक्लूड करेगी कॉस्ट? पहली चीज़ जो भी उनकी फ़ीस है कंसिलिएटर की, या जो भी उनके खर्चे हुए कंसिलिएटर के, या फिर जिस भी विटनेस को कंसिलिएटर के द्वारा बुलाया गया पार्टीज़ की कंसर्न से, वो सारी कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड होगी। दूसरी बात, अगर कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस ली गई उस कंसिलिएटर प्रोसीडिंग के दौरान, तो उसकी जो भी फीस होगी वो इंक्लूड होगी इसके अंदर। एनी असिस्टेंस प्रोवाइडेड इन परसुएंट टू क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 एंड सेक्शन 68 की, अगर कोई भी असिस्टेंस ली गई किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी पर्सन की जो कि क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 या फिर सेक्शन 68 के अंदर कोई भी असिस्टेंस ली गई, तो उसके अंदर जो असिस्टेंस लेने की कॉस्ट होगी वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी।
एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग एंड द सेटलमेंट एग्रीमेंट, कि अगर कोई और जो कोई भी खर्चा हुआ होगा इस रिगार्डिंग इस सेटलमेंट एग्रीमेंट को करने का या फिर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग को करने का, तो वो सारा उस कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड होगा। फिर द कॉस्ट शैल बी बोर्न इक्वली बाय द पार्टीज अनलेस द सेटलमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर अ डिफरेंट अप्रोप्रिएशन, कि जो भी उनकी कॉस्ट होगी वो दोनों पार्टीज के द्वारा इक्वली उठाई जाएगी, या फिर अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर बताया होगा कि किस अप्रोप्रिएशन में कौन सी पार्टी कितनी कॉस्ट को बियर करेगी, तो फिर वो उस प्रोपोर्शन में किया जाएगा। ऑल द अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पार्टी शैल बी बोर्न बाय दैट पार्टी, और इसके अलावा अगर कोई भी खर्चे हुए होंगे तो जिस पार्टी के कारण वो खर्चा हुआ होगा वो पार्टी उस खर्चे को बियर करेगी, उठाएगी। फिर सेक्शन 79 बताता है कि ये जो कॉस्ट हुई थी इसको पहले ही डिपॉजिट करा लिया जाएगा एक अनुमान के बेसिस पे। जो भी कंसिलिएटर को लग रहा होगा कि जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि इतना खर्चा आ सकता है, तो उसको वो पहले ही डिपॉजिट करा लेगा। तो कंसिलिएटर में डायरेक्ट ईच पार्टी टू डिपॉजिट एन इक्वल अमाउंट एज एन एडवांस, तो वो जो भी पार्टीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप दोनों इक्वल अमाउंट एज एडवांस सबमिट कर दो, जो सबसेक्शन 2 सेक्शन 78 के अंदर दिया गया है, जो उसके हिसाब से होगा। जो भी हमने पीछे पढ़ा सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 के अंदर कि क्या क्या चीज़ें कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं, तो जो भी कंसिलिएटर को पहले से एक्सपेक्टेड होंगी कि ये खर्चे हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो एडवांस अपने पास डिपॉजिट करवा लेगा। During the course of the conciliation proceeding, the conciliator may direct supplementary deposit in an equal amount from each party। अब उसने एक बार ही एडवांस डिपॉजिट करा लिया, उसको बाद में दोबारा लगता है कि इतना खर्चा और हो सकता है, तो फिर वो सप्लीमेंट्री डिपॉजिट करा सकता है कि इतना खर्चा और हो सकता है। फिर इफ द रिक्वायर्ड डिपॉजिट अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 आर नॉट पेड इन बाय बोथ द पार्टीज विद इन 30 डेज, कि भाई 30 दिन के अंदर जो भी उनको अमाउंट बोला गया था डिपॉजिट कर दो, पार्टीज डिपॉजिट नहीं करती, द कंसिलिएटर में सस्पेंड द प्रोसीडिंग। तो कंसिलिएटर क्या कर सकता है कि वो प्रोसीडिंग को सस्पेंड कर सकता है। वो कंसिलिएटर मतलब जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको रोक देगा, या फिर और मेक अ रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, या फिर वो जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको ख़त्म ही कर देगा, उसके लिए रिटर्न डिक्लेरेशन कर देगा, और जिस दिन भी वो देगा उस दिन से फिर वो जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी उस डेट से। तो दोनों चीज़ें कर सकता है, या तो सस्पेंड कर सकता है या फिर उसको टर्मिनेट कर सकता है। अब अगर वो उसको टर्मिनेट कर देता है उस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग को, तो द कंसिलिएटर शैल रेंडर एन अकाउंटिंग टू द पार्टीज ऑफ द डिपॉजिट रिसीव्ड एंड शैल रिटर्न एन एक्सपेंडेड बैलेंस ऑफ द टू द पार्टीज। तो वो क्या करेगा कि जो भी उसके पास अकाउंट्स था, जो भी उस अमाउंट के रिगार्डिंग जो उन्होंने डिपॉजिट किया था, वो पार्टीज़ को सेंड करेगा, और अगर कोई भी अनएक्सपेंडेड अमाउंट रह जाता है, बैलेंस रह जाता है, वो पार्टीज़ को रिटर्न कर देगा कि जो पैसे खर्च नहीं हुए। फिर सेक्शन 80 के अंदर रोल ऑफ कंसिलिएटर इन अदर प्रोसीडिंग्स, की दूसरी किसी प्रोसीडिंग के अंदर जो कंसिलिएटर है उसका क्या रोल रहता है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज द कंसिलिएटर शैल नॉट एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर और एज एन रिप्रेजेंटेटिव और काउंसिल ऑफ द पार्टी इन एनी आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग, की या तो पार्टीज मान जाएं उस बात से, नहीं तो जो कंसिलिएटर है वो किसी भी आर्बिट्रल या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर एज अ आर्बिट्रेटर या फिर एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर एज अ काउंसिल नहीं आएगा। जो भी उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कोई भी अगर चीज़ उठती है, तो द कंसिलिएटर शैल नॉट प्रेजेंटेड विद द पैनिक्स ऑफ द एज अ विटनेस इन एनी आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो वो एज अ विटनेस भी नहीं आएगा किसी भी आर्बिट्रल या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर। फिर सेक्शन 81 जो इसका लास्ट सेक्शन है, उसके अंदर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन अदर प्रोसीडिंग, की जो इस दौरान कोई भी एविडेंसेस दिए गए होंगे, कोई भी स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, तो वो क्या एडमिसिबल होंगी किसी और प्रोसीडिंग के दौरान, ये बताया गया है। द पार्टी शैल नॉट रिलाई on or introduce as evidence in arbitral or judicial proceedings whether or not such proceeding relate to the dispute that is the subject of the conciliation proceeding, की कोई भी जो चीज़ इस दौरान दी गई होगी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के ऊपर, उसके ऊपर पार्टीज रिलाई नहीं करेंगी, उन एविडेंसेस के ऊपर पार्टीज नहीं रिलाई करेंगी जब वो आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग को कर रहे होंगे। व्यूज़ एक्सप्रेस और सजेशन मेड बाय द अदर पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉसिबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, की कोई भी व्यूज़ या फिर कोई भी सजेशंस जो पार्टीज़ के द्वारा दिए गए होंगे सेटलमेंट करने के लिए डिस्प्यूट को, या फिर कोई भी एडमिशन में किए गए होंगे दूसरी पार्टी के द्वारा उस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के द्वारा, या फिर कोई भी प्रपोजल्स किए गए होंगे कंसिलिएटर के द्वारा, या फिर द फैक्ट दैट द अदर पार्टी हैड इंडिकेटेड हिज विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द प्रपोजल फॉर सेटलमेंट मेड बाय द कंसिलिएटर, की ये फैक्ट कि भाई जो दूसरी पार्टी है उसने उसको एक्सेप्ट करने के लिए प्रपोजल दिया था, तो इस तरीके के किसी भी चीज़ को रिलाई नहीं किया जाएगा। तो ये सेक्शन 61 से सेक्शन 81 हमने कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के समझ लिया। तो इस तरीके से हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कंप्लीट हो गया।